हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो दोस्तों आज जो हम लेकर आए हैं आपका पोर्शन, आपकी वीडियो में स्वागत है दोस्तों। आज जो वीडियो है आपके दोस्तों वो है सीडीपी से रिलेटेड। जो आप टेट, सीटेट, यूपी टेट की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो उसमें एक पोर्शन होता है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ये आपका एक सब्जेक्ट होता है। तो इसी का एक जो देखिए सीडीपी में यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में अनेक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, तो उनमें से एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है जीन पियाजे, उनकी आज हम विकास का सिद्धांत को आपके सामने रखेंगे, उस पर परिचर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में। तो उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी दी, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों जीन पियाजे, थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? जीन पियाजे ये मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे। तो इनका जो सिद्धांत था दोस्तों, सिद्धांत का नाम था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, बहुत ही फेमस सिद्धांत था। इस सिद्धांत का नाम था, हिंदी में बात करें तो इसका नाम था दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो दोस्तों इन्होंने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इस पर परिचर्चा करेंगे। तो इन्होंने दोस्तों बहुत से शब्द दिए जो हर एक एग्जाम में इन शब्दों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे शब्द की बात करें, जैसे दोस्तों इन्होंने दिया इस संज्ञान दिया। सबसे पहले एक शब्द दिया इन्होंने स्कीमा, एक शब्द दिया अनुकूलन, एक शब्द दिया समायोजन, शब्द दिया संतुलीकरण और संरक्षण। ये अनेक शब्द दिए। तो दोस्तों इनके बाद इनकी आप परिचर्चा हम कर लेंगे। तो दोस्तों इन्हें मिटाते हैं और इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीन पियाजे के बारे में। सबसे पहले यदि जीन पियाजे की जन्म की और इनके कहाँ के निवासी थे, कैसे मनोवैज्ञानिक थे, इन पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो हम आपको बता दें दोस्तों, इनका जन्म 1896 में और मृत्यु इनकी 1980 में हुई थी। और दोस्तों ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे? ये संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। तो दोस्तों लिख लेते हैं, यदि जीन पियाजे के जन्म की यदि हम बात करें, जन्म की यहाँ बात करेंगे तो 1896 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका जन्म के बारे में। अगर ये स्थान की बात करें, ये कहाँ के या इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में इनका जन्म हुआ था। ये जन्म की बातें हो गई। और दोस्तों ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे? मनोवैज्ञानिक का प्रकार यानी प्रकार, मनोवैज्ञानिक का प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार की यदि दोस्तों हम बात कर लें तो ये आपके थे या ऐसे कहते हैं संज्ञानवादी। ये मनोवैज्ञानिक थे संज्ञानवादी, व्यवहारवादी ये नहीं थे, संज्ञानवादी थे। और दोस्तों इनकी बात कर लें, अपने जीवन काल में इन्होंने बच्चों पर अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि कैसे एक बच्चा या हर एक बच्चे, संसार के जो भी बच्चे हैं, धीरे धीरे कैसे वातावरण में रहते हैं और वातावरण के अनुसार कैसे प्रतिक्रिया करके कैसे अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। तो इन्होंने ज्ञान के ऊपर बात की। संज्ञान का मतलब ही इनका यहाँ पर ज्ञान होता है। तो इन्होंने दोस्तों ज्ञान के बारे में ही बात की और ज्ञान के बारे में बताया कि बच्चा किस तरह से वातावरण में आकर जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाता है, जैसे जैसे उसकी स्टेज चेंज होती जाती है दोस्तों, तो वो किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति करता रहता है। तो दोस्तों आगे लिखेंगे इसकी जो है पुस्तकों के बारे में कि इन्होंने अपने जीवन काल में कितनी पुस्तकें लिखी हैं और इनकी 2-3 कुछ पुस्तकें फेमस थीं जो उन पर भी चर्चा करेंगे। तो इनकी पुस्तकों की बात कर लें, अपने जीवन काल में लगभग इन्होंने 32 पुस्तकें लिख दी। और जो फेमस पुस्तक की बात करें,
फेमस पुस्तकों की बात करें दोस्तों, तो फेमस पुस्तकें इनके एक थी द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि दोस्तों इन्होंने चाइल्ड पर ही अध्ययन किया अधिकतर, और क्या कहा कि इन्होंने ये पुस्तक लिख दी जो इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, जो सीटेट के या यूपी टेट किसी भी टेट एग्जाम में ये पूछ ली जाती है कभी कभी दोस्तों। इसके बाद एक और पुस्तक थी इनकी, ये एक हो गई, एक थी इनकी बालक का भाषा चिंतन, बालक का भाषा चिंतन। एक और पुस्तक की यदि बात कर लें, द ओरिजिन इंटेलिजेंस द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन द चाइल्ड, ये इनकी कुछ फेमस पुस्तक थी, तो इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे बात करें कि इन्होंने कुछ टर्म दी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों, और उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनकी कम से कम 2-3 टर्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टर्म की बात करें तो इन्होंने टर्म दी थी कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। यानी इनका कहने का मतलब था इस टर्म के अनुसार दोस्तों कि एक छोटा सा यदि बालक होता है तो वो अपने ज्ञान की खोज करता है, और वो धीरे धीरे किसी न किसी वस्तु चीज़ को वो क्या करता है दोस्तों, उनका अन्वेषण करता है। जैसे एक वैज्ञानिक अपने टॉपिक पर या अपने जो प्रोडक्ट पर एक्सपेरिमेंट करता है, उसी तरह से एक जो छोटा बच्चा होता है वो भी खोज करने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट अन्वेषण करता रहता है। इन्होंने एक और टर्म दी जिससे कहा गया कि वातावरण में आकर बच्चा संक्रिया करके ज्ञान में वृद्धि करता है। यानी इन्होंने बताया कि जब वो वातावरण में बच्चा आ जाता है तो धीरे धीरे क्या करता है, वहीं पे वातावरण में रहकर संक्रिया करता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है, और उन्हीं से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। एक और इन्होंने टर्म दी थी, ये बहुत ही फेमस टर्म होती है दोस्तों, कि क्वेश्चन किया जाता है कि किसने बच्चों के चिंतन को बड़ों के समान माना। तो दोस्तों ये जीन पियाजे थे जिन्होंने चिंतन को बच्चे की को समान माना। तो इन्होंने बताया कि बालक के चिंतन करने की शक्ति बड़ों की अपेक्षा, यानी वैसा की कह सकते हैं दोस्तों, अपेक्षा गुणात्मक रूप से कम हो सकती है, लेकिन क्वालिटी यानी आप कह सकते हैं दोस्तों मात्रात्मक रूप में कम नहीं होती। यानी मात्रा की बात करें, यानी जितना बड़े या आवश्यक सोचते हैं उतना ही बच्चा सोच लेता है। इनका कहने का मतलब था कि कोई भी व्यक्ति जो वयस्क होगा वो जितनी बातें सोचता है बच्चा भी उतना ही सोचता है। बस फ़र्क कितना है कि बड़े किसी वस्तु के अंदर तक उसका अन्वेषण कर सकते हैं, उसके बारे में और गहराई तक सोच सकते हैं, यानी उसके गुण धर्म को और अधिक पहचान सकते हैं। बच्चा इनके मुकाबले थोड़ा कम गुण धर्म को पहचानता है। इसलिए दोस्तों इन्होंने बताया कि बच्चा एक क्या होता है, गुणात्मक रूप से जो है आपका जो गुणात्मक रूप से जो चिंतन करता है वो कम हो सकता है, लेकिन जो मात्रा की बात करें तो मात्रा वो कम नहीं होती। ये आपकी टर्म दी थी इन्होंने, जो इनसे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हो। इसके बाद आगे बात करेंगे इनके संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं और इन्होंने किस पर अध्ययन करके ये संज्ञानात्मक विकास दिया। तो हेडिंग डाल लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास।
इंग्लिश में लिखे थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले इन्होंने दोस्तों एक शब्द दिया जो संज्ञानात्मक शब्द बना। यहाँ संज्ञान को इन्होंने किसको माना? संज्ञान को माना इसमें मन मस्तिष्क को, यानी अपने जो मन होता है, जो मस्तिष्क होता है अंदर, उसको इन्होंने संज्ञान की परिभाषा दी और इन्होंने बताया संज्ञान का अर्थ। संज्ञान का क्या अर्थ बताया दोस्तों? हेडिंग डाल लेंगे। इन्होंने बताया संज्ञान के अंतर्गत बच्चा वातावरणीय परिवेश में आकर अपने ज्ञान की स्वयं रचना करता है। यानी इन्होंने बताया जो भी बच्चा होता है वो क्या होता है? वातावरण में आकर अपने द्वारा संक्रिया करके या अपने द्वारा जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है उनके द्वारा ज्ञान की संरचना करता है, उन्हीं के अनुसार अपने ज्ञान का निर्माण करता है। दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि बच्चा अपने द्वारा प्राप्त किए व्यापक और स्थायी ज्ञान को संज्ञान में उतार लेता है। अर्थात वो अपने मस्तिष्क में इस जो भी ज्ञान वातावरणीय पाता है वो अपने मस्तिष्क में उसे उतार लेता है। तो ये दोस्तों संज्ञान की बात होगी। आगे अगली टर्म की बात करेंगे इनके की। तो इन्होंने अध्ययन जो किया था दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? यदि इनका प्रयोग की बात करें या अध्ययन की बात करें, इन्होंने अध्ययन जो किया था वो किस पे किया था? अपने स्वयं के बच्चों पर। अपने स्वयं के 3 बच्चों पर इन्होंने क्या किया था? स्वयं के 3 बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने पाया कि जैसे जैसे बच्चा एज बढ़ता है या जैसे जैसे परिपक्व होता है तो उसके ज्ञान में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है और वो एक स्थायी ज्ञान प्राप्त करता चला जाता है। तो बात करेंगे दोस्तों, इन्होंने अध्ययन करने पर बच्चों की कुछ 4 अवस्थाएं बताई जो दोस्तों आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने बताया कुछ शब्द, कुछ टर्म दी कि बच्चे सबसे पहले अपने अंदर स्कीमा का निर्माण करते हैं। तो इसमें डाल लेते हैं स्कीमा क्या होता है? स्कीमा के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। स्कीमा आप डाल सकते हैं दोस्तों। तो स्कीमा का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हम बात करें कि बच्चा जो सर्वप्रथम देखता है, ऐसे लिख सकते हैं, बच्चा जो सर्वप्रथम देखता है और वह किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर आदि, जब बच्चा जो सर्वप्रथम देखता है यानी और वह किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर आदि की जो जानकारी प्राप्त दूसरों से करता है तो उसकी इमेज माइंड में बना लेता है। ये स्कीमा कहलाता है। तो दोस्तों साधारण भाषा में बात करेंगे तो दोस्तों जैसे कि एक बच्चा होता है,
जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप भी जानते हैं कि वो क्या करता है, हमेशा क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चन करता रहता है। और हम ये कहते हैं कि बच्चा इतना क्यों बोलता है, लेकिन दोस्तों वो बोलता इसलिए है क्योंकि वो जो भी चीज़, जो भी वस्तु देखता है उसके बारे में सवाल जवाब करता रहता है, इसलिए ताकि वह उस वस्तु के बारे में अपने माइंड में उसकी स्कीमा बना सके, यानी आगे ज़रूरत पड़ने पर वो अपने इस स्कीमा का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों जैसे बात करेंगे, जैसे कि एक छोटा बच्चा होगा, अगर आपके पास ये है, उस छोटे बच्चे को ये दिख गया, तो आपसे बच्चा सवाल करेगा कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, यानी जो भी आप बड़े होंगे उनसे सवाल करेगा कि ये क्या चीज़ है। तब आप बताएंगे कि बेटा ये एक मार्कर है, तो तुरंत बच्चा एक और सवाल करेगा कि मार्कर से क्या होता है, तो आप बताएंगे कि मार्कर से लिखाई का काम होता है। तो दोस्तों बच्चे की जो जिज्ञासा होती है हमेशा चलती रहती है, और जैसे ही हम बताएंगे ये एक मार्कर है और इससे लिखने का काम होता है, तो यही स्कीमा, यही इमेज वो अपने माइंड में बना लेता है, और आगे ज़रूरत पड़ने पर इसी इमेज को वो रिकॉल करके इसकी पहचान कर लेता है। जैसे फिर से एक ये इस तरह का दिख जाता है तो वो तुरंत बताएगा कि ये मार्कर है। यदि उसके इमेज भी माइंड में बन जाती है उस समय, तो आपको फिर से बता देगा वो वापस कि ये एक मार्कर है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे, घर में भी आपने देखा होगा कि बच्चे क्या होता है कि छोटा सा एक बच्चा होता है 2-3 साल का भी, फिर भी वो क्या होता है, आपके यदि जूते, चप्पल, चाहे शर्ट, कपड़े जो भी हों, वो अलग अलग पहचान देता है कि ये मम्मी का है, ये पापा का है, चाचा का है, दादा का है, दादी का है। इस तरह से वो पहचान जाता है। क्या होता है दोस्तों, वो इस तरह की इमेज वो बना लेता है। दोस्तों एक अच्छे उदाहरण से और समझाएं दोस्तों आपको, जैसे कि बात करें, यहाँ पर एक बच्चा इस तरह से एक जानवर देखता है, एक जानवर देखता है, बात करें इसकी, ये इस तरह से, ये एक क्या है, ये एक ऐसे कहें, ये एक जानवर है, ये मान के चलो तोता है या उल्लू है, जो भी है। तोता उल्लू को छोड़कर दोस्तों दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि ये एक जानवर है, ये इसके 4 पैर, एक पूँछ, यानी ये मान के चलो कुत्ता है, ये कुत्ता है। वो कुत्ता सबसे पहले देखता है और आपसे पूछता है कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, ये हमेशा पूछता है। तो आप क्या बताते हो कि ये बेटा कुत्ता है, या आप कहेंगे ये डॉग है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें, यदि उसके सामने कुत्ता बार बार प्रयोग होगा तो वो इमेज कुत्ते की बना लेगा, यदि बार बार डॉग का ही इस्तेमाल होगा तो वो इमेज डॉग के नाम से इसकी बना लेगा। आगे चल के क्या होता है दोस्तों, एक इसी तरह का जानवर और दिख जाता है, वो उसके भी 4 हाथ पैर, एक पूँछ होती है, लेकिन इसके क्या होते हैं, ये बोलने में थोड़ा अलग होता है, ये भौं भौं करता है और ये म्याऊं म्याऊं करता है। तो दोस्तों आप तो पहचान लिए होंगे, ये होगी बिल्ली, लेकिन बच्चा इसमें अंतर नहीं कर पाता है। वो सिर्फ क्या है, स्कीमा इसी तरह से बनाता है कि ये एक जानवर है और ये कुत्ता हो सकता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं स्कीमा के बाद, यानी जो भी पहली वस्तु देखता है स्कीमा के अंतर्गत, वो ही बच्चे अपने माइंड में फोकस कर लेते हैं या उसकी का इमेज बना लेते हैं। ये स्कीमा की बात होती है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, एक टर्म और आती है जिन्होंने नाम दिया स्कीम की जगह, स्कीमा की जगह दिया था स्कीम। तो स्कीम क्या होती है दोस्तों, स्कीम का बात करें तो किताबी भाषा में बात करें, इसे लिखा जाता है कि वह व्यवहारों का संगठित पैटर्न होता है। यानी स्कीम को संगठन, व्यवहारों का संगठित इकट्ठा पैटर्न माना है। दोस्तों कैसे, इसके बारे में बात चर्चा करेंगे। वैसे दोस्तों देखी जाए तो ये स्कीमा के आगे की टर्म होती है स्कीम। यानी दोस्तों स्कीम का मतलब ऐसे होता है कि जो कार्य हम लगातार करते जाते हैं तो उसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि उसे बाद में करने के लिए हमें सोचना समझना नहीं पड़ता, जबकि क्या होता है शुरू में करने के लिए उसे सोचना समझना हमें अवश्य पड़ता है। जैसे दोस्तों बहुत ही आसान उदाहरण से हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कि दोस्तों आप बड़े हैं, आप जानते हैं कि जैसे कि आप वयस्क हैं तो आप जानते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यदि हम बाइक चलाना शुरू करें या सीखना शुरू करें, यदि हम पे बाइक नहीं आती, हम सीखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो दूसरा चलाने वाला होगा उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उससे यानी अपना माइंड सारा वहीं पर लगाएंगे। और जब सबसे शुरू में आप बाइक चलाओगे तो क्या होगा दोस्तों कि सारा ऑब्जर्वेशन, सारा अपना माइंड, अपना ध्यान सिर्फ वहीं लगाओगे, किस तरह से क्लिच दाबनी, किस तरह से गियर डालना है और किस तरह से रेस देनी है, ये सब ध्यान वहीं लगाओगे सबसे पहली बार में जब शुरुआत करोगे। और धीरे धीरे जब आप निपुण हो जाओगे तो करोगे क्या दोस्तों, आप उसमें क्या होगा कि जब शुरू में चलाते हैं तो आप किसी से बात नहीं करोगे, सारा ध्यान वहीं रखोगे। लेकिन जब आप परिपक्व हो जाते हैं और चलाते चलाते सीख जाते हैं तो आप क्या करते हो कि आपको किसी की तरफ ध्यान देने की, यानी आपको उस गाड़ी की
क्लिच कैसे दाबनी है या ब्रेक कैसे लगाने है या आपको रेस कैसे देनी है, वो उतना ध्यान नहीं देता। आप नॉर्मली किसी से बात करते हुए भी गाड़ी चलाते रहते हो, क्योंकि दोस्तों वो आपके रोज़ाना रूटीन में आ जाता है, उससे आपको माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही दोस्तों हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में क्या होता है कि धीरे धीरे जब बच्चे को ड्रेस पहनानी, जूते पहनाने, मोजे पहनाने हम धीरे धीरे सिखाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जो बच्चा स्वयं करने लगता है और वो रोज़मर्रा की तरह आसानी से वो कार्य करता रहता है और उसमें माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ये दोस्तों स्कीम हो जाता है। इसके बाद आगे जो टर्म आई सबसे अच्छी आई दोस्तों, जो बात करेंगे अनुकूलन। अनुकूलन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अनुकूलन, अनुकूलन जैसे एडेप्टेशन, 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 एडेप्टेशन कहते हैं। अनुकूलन का मतलब ये होता है दोस्तों वातावरण में आकर वातावरण के अनुसार ढल जाना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। यानी वातावरण में आकर उसके अनुसार ढल जाना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन कहलाता है। ये आपका अनुकूलन हो जाता है दोस्तों। यानी दोस्तों ऐसे कहें कि जैसे कि लैमार्क या डार्विनवाद ने अपने नियम दिए थे, एक जिराफ का नियम दिया था कि जब विपत्ति आई, जब मौसम परिवर्तन हुआ पृथ्वी पर, तो क्या हुआ, जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो, यानी क्या हुआ, पहले गर्दन छोटी थी उनकी और धीरे धीरे क्या हुआ, पेड़ पत्ती पौधे समाप्त हो गए, तो क्या हुआ, पेड़ों पे वो आश्रित हो गए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी गर्दन को उचकाना शुरू कर दिया और जो धीरे धीरे गर्दन उचकाते गए और लंबी जिनकी गर्दन हो गई वो जीवित रह गए वातावरण में, और जो नहीं कर पाए इस काम को वो वहीं पे मृत हो गए। यानी वो अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं डाल सके, इसलिए वो वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद अनुकूलन जो है दो प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है आपका, एक आत्मसातीकरण और एक समायोजन। एक आत्मसातीकरण, ये दो प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। आत्मसातीकरण और दूसरा होता है समायोजन। इसे समावेशन भी कहते हैं, इंग्लिश में याद रखना, इसे कहते हैं दोस्तों असिमिलेशन, असिमिलेशन, और इन्हें कहते हैं एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। ये दोनों टर्म इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। तो अब इनके बात में बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है, आत्मीकरण और समायोजन क्या होता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, आत्मीकरण। आत्मीकरण, आत्मीकरण का सिर्फ आपको उदाहरण देकर समझा देंगे दोस्तों, बाकी डेफिनेशन आप स्वयं लिख सकते हैं। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन दोस्तों जैसे कि स्कीम में हमने बताया, जैसे ही वस्तु पहली बार बच्चा देखता है तो उसकी इमेज क्रिएट अपने माइंड में कर लेता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि हम कोई इमेज दिखाते हैं, मान के चलो ये कुत्ता है, ये इस तरह से एक कुत्ता दिखाते हैं, ये है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का। आगे भी एक कुत्ता मिल जाता है, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है आपका वाइट कलर का। तो ये क्या है, ये भी कुत्ता, ये भी कुत्ता। ये इसमें क्या करता है कि ये सोचता है ये भी कुत्ता है और ये भी कुत्ता है, तो इसमें वो कुत्ता समझ लेता है, ठीक। लेकिन एक बात और आती है दोस्तों, आगे चल के वो इसी तरह का एक जानवर देखता है, लेकिन उसके 4 हाथ पैर होते हैं और इसका भी ब्लैक कलर होता है। लेकिन ये दोस्तों एक दिक्कत होती है कि ये भौं भौं ना करके, ये तो कुत्ता क्या करते हैं, भौं भौं करते हैं, ये म्याऊं म्याऊं करते हैं। तो ये क्या है, अभी क्या होता है कि बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और इनमें अंतर नहीं कर पाता कि ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, लेकिन ये भी उसे कुत्ता मान बैठता है। दोस्तों एक सीटेट में पिछली बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि एक बच्ची जो दक्षिण यानी भारत की रहने वाली है, मान के चलो उसने घोड़ा देखा है, लेकिन वो क्या होता है, एक बार राजस्थान जाती है और वहाँ पर जो ऊँट देख लेती है, तो अब से पहले वो कभी ऊँट देखी नहीं, तो उसकी इमेज मतलब कि माइंड में इमेज नहीं बनती है ऊँट की। तो उससे वह लड़की देखते ही बोलती है कि ये क्या है, लंबी गर्दन वाला घोड़ा है। यानी उसकी इमेज किस पर जाती है, घोड़ा पर जाती है, तो वो उस ऊँट को लंबी गर्दन वाला घोड़ा बता देती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह
जो बच्ची है किस अवस्था में है, तो वो दोस्तों आत्मीकरण पर है, क्योंकि दोस्तों वो क्या है, अभी अंतर नहीं कर पाई है। तो सीधी भाषा में हम समझाएं, किसी वस्तु में यदि बच्चा अंतर नहीं कर पाता है, यानी सेम सेम दिखने वाली चीज़ों में उसे भी सेम मान बैठता है, तो वो अंतर नहीं कर पाता है, तो वो कहलाता है हमारा आत्मीकरण। और आगे चलते हैं दोस्तों, आत्मीकरण के बाद ये आप स्वयं लिख सकते हैं दोस्तों। आत्मीकरण के बाद हम चलते हैं समायोजन। समायोजन, संतुलीकरण भी कहते हैं इसे, एकोमोडेशन कहते हैं। इसके बाद कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि ये एक क्या था, डॉग, और ये करता है भौं भौं। लेकिन दूसरी बार में उसने देखा इसी तरह से, एक देखा था क्या, ये थी आपकी कैट, और ये करती है म्याऊं म्याऊं। ये इसमें कन्फ्यूजन चलती रहती है, दोनों बच्चे में कन्फ्यूजन चलती रहती है। वो सोचता है कि ये भौं भौं करता है और ये म्याऊं म्याऊं करती है, लेकिन दिखने में एक जैसे। तो वो किसी वयस्क से वो ज़रूर ये जानकारी लेता है कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है। तो तब मम्मी या पापा इसमें बताते हैं कि बेटा ये डॉग है जिसे कुत्ता कहते हैं, और ये कैट है। तब बच्चा सोच जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे दिखने वाले जानवर या एक जैसे दिखने वाली वस्तु भी गुण धर्म के आधार पर एक जैसी हो। यानी जहाँ पर वो अंतर कर पाता है, दो एक जैसी वस्तु दिखने पर अंतर कर पाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों एकोमोडेशन। यानी उसमें जो भी ऐड कर लेता है, अपनी नई जानकारी ऐड कर लेता है, यानी अंतर करके वो ऐड कर लेता है कि ये अलग जाएगा और ये अलग जाएगा। तो ये दोस्तों एकोमोडेशन हो जाता है। दोस्तों आशा है एकोमोडेशन में ही समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं साम्यधारीकरण। साम्यधारीकरण जिसे संतुलन भी कहते हैं, लिखते हैं दोस्तों साम्यधारीकरण। ये आपकी टर्म हो जाती है साम्यधारीकरण, जैसे इक्विलिब्रिएशन या एक्विलिब्रियम कह सकते हैं। दोस्तों साम्यधारीकरण का जो अर्थ हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, दोनों टर्म यानी एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में, दोनों टर्म में बैलेंस यानी संतुलन करना आपका साम्यधारीकरण कहलाता है। साम्यधारीकरण कहलाता है। कैसे दोस्तों बता दें। दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि ये कुत्ता था, पहले देखता है कुत्ता और फिर देखता है बिल्ली, तो ये इस बात का पता लगाना कि ये कुत्ता के क्षेत्र में जाएगा और ये बिल्ली के क्षेत्र में जाएगा, इन दोनों में अंतर करना यानी समान संतुलन कर लेना कि ये एक जैसे नहीं होते, इस तरह से संतुलन कर लेना क्या कहलाता है, साम्यधारीकरण या एक्विलिब्रियम कहलाता है। दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। एक टर्म और दी थी इन्होंने दी थी संरक्षण। संरक्षण का भी बात कर लेते हैं। संरक्षण आगे आती है संरक्षण इसे कहते हैं कंजर्वेशन। तो यदि बात करें दोस्तों कंजर्वेशन की, तो ये थोड़ी सी टर्म और आगे की एकोमोडेशन और एडेप्टेशन और एसिमिलेशन से आगे की टर्म हो जाती है। दोस्तों कैसे दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, मान के चलो कि ये कोई बर्तन है, ये इस तरह से, ये मान के चलो कोई थाली है और एक ये गिलास है और इसमें समान मात्रा में दूध है, इसमें भी समान और इसमें भी समान दूध। यदि बच्चे को कहें या कोई अच्छी चीज़ है खाने, कोल्ड ड्रिंक कर लेते हैं, बच्चा दूध तो से तो थोड़ा घबराता है, इसमें करते हैं कोल्ड ड्रिंक कर लेते हैं, इसमें भी कोल्ड ड्रिंक है, इसमें भी कोल्ड ड्रिंक है। तो दोस्तों क्या होगा, बच्चा हमेशा इसको पकड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये बड़ा दिख रहा है, उसे क्या लगता है कि बड़े जो लंबाई में बड़ा दिख रहा है उसमें वस्तु ज़्यादा होगी या उसमें कोल्ड ड्रिंक अधिक होगी, इसलिए से ये इसमें पीने के लिए इस गिलास को पकड़ता है, ना कि इसको, क्योंकि दोस्तों ये छोटा दिखाई देता है। तो यदि इसमें अंतर कर पाता है तो संरक्षण पाया जाता है, और नहीं कर पाया तो संरक्षण का अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे इतनी बातें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो और प्याजे जी ने बहुत सारी अवस्थाएं
4 अवस्थाएं बताई बच्चों की, जैसे संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और तुम्हारे औपचारिक क्रियाएं, और इनके साथ साथ केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, जीववाद, बहुत सी कर्म थी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनकी चर्चा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।